हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सेल कोशिका जो चल रही है इसकी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। जो जो सेल ऑर्गन हम पढ़ चुके हैं आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और नए सेल ऑर्गन की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस ऑर्गन की बात करते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये किसी के लिए नया शब्द नहीं है, हमेशा से ही आप सुनते आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। ठीक, यदि हम बात करते हैं एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की, तो एनिमल सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर जो पाई जाती है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा होता है तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक ही बात है, सेल मेम्ब्रेन या इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात हो रही है एनिमल सेल की। यदि अपन प्लांट सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन उसमें भी है पर उसमें आउटर मोस्ट लेयर नहीं होगी। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल। वो अभी अपन थोड़ी देर बाद उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल की जो है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन और लिपिड। इसके पहले अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़े थे, केंद्रक झिल्ली, है ना। याद रखना, कोई भी मेम्ब्रेन या झिल्ली हो वो हमेशा बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। कभी कभी क्या होता है, उसको प्रोटीन लिपिड अलग ना लिख के उसको क्या लिख देता है, लिपोप्रोटीन। तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। और लिपिड को लेकर भी कंफ्यूज नहीं होना, लिपिड का मतलब होता है फैट या जिसे हम कहते हैं वसा। तो मेम्ब्रेन हमेशा बनी होती है प्रोटीन और फैट से। बाकी सब सेल ऑर्गन इसके अंदर सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। यदि हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना या इसके स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैलिड है, जो सबसे ज्यादा चलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उन साइंटिस्ट को अपन पढ़ते हैं। तो उन साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। ठीक, दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर और उनके साथी निकोलसन। दोनों ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताया और इनके द्वारा जो कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर को बताया गया, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, अब इसकी हिंदी में जाओगे तो इसकी हिंदी होती है द्रव कुर्मीर ढांचा। तो इतनी हिंदी नहीं आएगी, और आएगी तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए आप इसको याद रखो कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल पढ़ा जाता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे दिया है सिंगर और निकोलसन। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, तो ये मॉडल स्ट्रक्चर या संरचना बताता है किसकी, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें अपन आगे बढ़े, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको अपन ने क्या कहा कि ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। पर अपन यदि इसका देखें पूरा कॉम्पोजिशन फिक्स, तो क्या होता है, इसमें होता है प्रोटीन 52%, ठीक, फैट या जिसे हम कहेंगे लिपिड, ये लिपिड होता है 8%, सॉरी ये होता है 40%, और बचा हुआ 8% होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन।
लेकिन इन दोनों से यदि कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम है, तो इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, नगण्य मान देते हैं और इसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, क्योंकि 92% ये दोनों। अब यदि हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। मेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ, एक मेम्ब्रेन ऐसी होगी जिससे कुछ भी एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए, उसे कहते हैं फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी होती है जिससे कोई कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता, उसे कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक ऐसी होती है जो सिर्फ सिलेक्टेड आइटम को एक जगह से दूसरी जगह जाने देती है, तो उसे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब भी किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ यहां वहां चला गया, केवल जो काम का है वही सेल के अंदर आएगा और जो काम का नहीं है वो सेल से बाहर हो जाएगा। इन सबको सिलेक्ट करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। या यदि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपके ऑप्शन में नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में ये कहलाती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये हो गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को अपन थोड़ा समझते हैं। ठीक, यदि अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, समझना थोड़ा सा। ये मान लो कोई एक सेल है, इस सेल या इस कोशिका को जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरत होगी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, किसी भी सेल को यदि सरवाइव करना है, उसको लिविंग कंडीशन में रहना है, तो उसको क्या क्या चाहिए, ठीक। एक उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक। फिर इसे क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। फिर कोशिका को यदि जीवित रहना, सरवाइव करना है, तो इसको क्या चाहिए, पानी, ठीक। पोषक तत्व का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक तत्व चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए इसको, वाटर। अब जब ये सब्सटेंस सेल के अंदर पहुंचेंगे, तो सेल के अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, या जिस प्रोसेस को कहते हैं उपापचय क्रिया। मेटाबॉलिज्म अपना टॉपिक है, पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस समझ के चलो कि कुछ बना कुछ टूटा, वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब मेटाबॉलिज्म जैसे ही सेल के अंदर होती है, तो सेल में बनेंगे वेस्ट मटेरियल, सेल के अंदर बनते हैं अपशिष्ट पदार्थ, या जिन्हें अपन कहते हैं वेस्ट मटेरियल। अब अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है टॉक्सिक हो, जहरीले हो, जो सेल को बहुत ज्यादा डैमेज कर दें, इसलिए सेल क्या करती है, इन वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ को कर देगी बाहर। एग्जाम्पल के लिए, ऑक्सीजन सेल में गई, सेल में रेस्पिरेशन हुआ, और उस रेस्पिरेशन से वेस्ट मटेरियल बना, जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सेल अपने पास नहीं रखेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल कर देगी बाहर। इसी प्रकार जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर हो गया, जो काम का है वो अंदर आ गया। इन सब को कंट्रोल करने का या इन सभी को नियंत्रित करने का जो काम है, ये करती है सेल मेम्ब्रेन।
भले ही सेल में सेल वॉल हो, जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल है, भले ही सेल वॉल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जो काम है ये कंट्रोल करेगी सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करेगी। ठीक, और फिर जो काम का नहीं है उसको सेल से बाहर कर देना, इन सभी काम को नियंत्रित करती है कोशिका झिल्ली। यही कारण है कि इसे अपन कहते हैं सेल का सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसे अपन कहेंगे कोशिकीय परिवहन, सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, कोशिकीय परिवहन का नियंत्रण कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। कोशिकीय परिवहन मतलब काम का अंदर आ जाना, जो काम का नहीं उसका बाहर चले जाना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जो पॉइंट या जो टर्म यूज होगा, शब्द उपयोग होगा, वो है कोशिकीय परिवहन। तो ये कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक, स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट समझेंगे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस काम को कैसे कर पा रही है, क्या ऐसा है जो सेल मेम्ब्रेन को ये सब काम करवा रहा है। तो समझ, एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, या इसे हम कहते हैं विसरण। विसरण का दैनिक जीवन में यदि अपन बात करें, डेली लाइफ में अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि कहीं पर कोई वस्तु गर्म है ना, गर्म है वस्तु, या मान लो जैसे किचन में खाना बन रहा है, वो खाने की महक अपने पास तक आ जाएगी, या मान लो आपके आसपास कोई परफ्यूम लगाता है, डिओ लगाता है, तो उसकी महक आपके पास तक पहुंच जाएगी, है ना, जबकि आप तो दूर खड़े हैं। तो क्या हुआ, वहां पर जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, उस परफ्यूम की, उस स्मेल की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, सांद्रता थी, वो वहां ज्यादा है जहां पर वो बन रहा है, और अपने पास तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां पर आ गए, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स कहां पर आ गए, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ गए। और जब कोई सब्सटेंस या पदार्थ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, या उसे हम कहते हैं विसरण। इसके अंदर, सेल के अंदर इन सब की कमी थी, बाहर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ आ गए, हाई कॉन्सेंट्रेशन से आ गए कहां पर, लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर जब वेस्ट मटेरियल इसके अंदर ज्यादा हो गया, लेकिन बाहर तो वेस्ट मटेरियल जैसा कुछ नहीं है, तो ये वेस्ट मटेरियल कहां चला जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो गया तो वो कहलाता है डिफ्यूजन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, कोशिकीय परिवहन किस विधि के द्वारा नियंत्रित होता है, तो आपका आंसर होगा विसरण। इस विसरण को करता कौन है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस, परासरण, ठीक है, विसरण, डिफ्यूजन, ये सब अपन अच्छे से पढ़ेंगे आगे चलके। अब अपन इस पे एक टर्म अपन ने पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे दिया है सिंगर और निकोलसन ने। समझना इसको, ठीक, ये मान लो कोई सेल है, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, आउटर मोस्ट लेयर इसकी है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को अपन देखते हैं माइक्रोस्कोप में, इसे हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप में। जब माइक्रोस्कोप में इसे हमने देखा तो हमें कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ठीक, अलग अलग टाइप के ये अपन को स्ट्रक्चर दिखाई दिए, और बीच में कुछ अलग स्ट्रक्चर थे। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर अपन को दिखाई दिए, जिनके बीच बीच में कुछ अलग टाइप के स्ट्रक्चर भी थे। तो सिंगर और निकोलसन ने इनकी स्टडी की। तो सिंगर और निकोलसन ने पाया कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये हैं लिपिड, जिन्हें अपन कहते हैं फैट, या जिन्हें अपन कहते हैं वसा, और बीच बीच में ये जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं
ये है प्रोटीन। इसी के आधार पे सिंगर और निकोलसन ने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। और ये जो अपन को मॉडल जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने टर्म यूज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनकर आता है कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन में या सेल में पानी को कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाने में कौन मदद करता है। अब समझ कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर जाएगा, कोई भी पदार्थ अंदर जाएगा बाहर जाएगा, उसको नियंत्रित करेगी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड मतलब फैट, फैट मतलब ऑयल। ऑयल तो पानी में घुलता नहीं, ऑयल कभी पानी में नहीं घुलेगा, तो फिर उससे तो पानी आर पार नहीं जा पाएगा। लेकिन प्रोटीन जो है ये पानी में घुल जाता है, और प्रोटीन पानी में घुलता है, इसी प्रोटीन से होते हुए पानी जो है ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जैसे उदाहरण आप देखना, यदि आप ऐसी चीज को भिगोते हैं जिसमें प्रोटीन है तो वो फूल जाएगा। जैसे आपने दाल को भिगो दिया तो वो फूल जाएगी, है ना। चना आपने भिगो दिया, छोले आपने भिगो दिया तो वो फूल जाएंगे, क्योंकि इनमें प्रोटीन है, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जिनमें फैट है, ठीक है, जैसे आप मूंगफली भिगो दो, बादाम भिगो दो, तो उसमें बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, सिर्फ इतना गीले होंगे वो कि उनके ऊपर का सिर्फ छिलका निकलेगा, बाकी वो फूल के उनका आकार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनमें प्रोटीन नहीं है, उनमें फैट है। और फैट या ऑयल पानी में नहीं घुलता। आप जानते हैं पानी में ऑयल डालो तो ऊपर परत पे तैरता रहता है, तो फैट कभी नहीं पानी को जाने में सपोर्ट करेगा। पानी को जाने में और बाहर आने में जो पार्ट मदद करेगा वो होता है प्रोटीन। तो सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, सेल मेम्ब्रेन। किस प्रोसेस से कराती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कौन मदद करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ये इसे अपन कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसी को दो साइंटिस्ट ने दिया जिसका अपन ने जिक्र किया, सिंगर और निकोलसन। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसके सेल मेम्ब्रेन की और यदि फंक्शन देखना चाहें तो बाकी तो इसी, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर उनका आंसर वैसे ही निकाल सकते हो। ये जो है ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। मतलब मान लो ये कोई सेल है, एनिमल सेल की अपन बात कर रहे हैं ना। एनिमल सेल के सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट है ये है सेल मेम्ब्रेन। अब मान लो कि इस पे कोई बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कोई भी आकर अटैक करता है या इससे जुड़ने के क्या करता है, वो कोशिश करता है, ट्राई करता है कि भैया इसके अपना होस्ट बना ले, तो इसको बचाने का या प्रोटेक्ट करने का काम करेगी सेल मेम्ब्रेन। अब बचा पाती है कि नहीं बचा पाती वो एक अलग अलग बात है ना। यदि बहुत पावरफुल है ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, या अपना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है तो नहीं बचा पाएगी, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे पहले जो प्रयास करती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। फिर सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल के शेप को डिसाइड करती है। अब सेल या कोशिका अपन को ऐसे ही तो दिखने वाली नहीं है, उसे देखने के लिए हमें यूज करना होता है माइक्रोस्कोप का। अब जब माइक्रोस्कोप में हमने उसको देखा तो माइक्रोस्कोप में देखने पे मान लो जब हम देख रहे हैं उस समय सेल मेम्ब्रेन गोल है, तो अपन क्या कहते हैं, पूरी की पूरी सेल या कोशिका कैसी होती है, गोल। मान लो जब अपन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं उस समय सेल जो है वो ओवल शेप है, तो अपन क्या कह देंगे कि जो सेल है वो कैसे दिखाई दे रही है, ओवल, ठीक है। तो सेल का जो भी शेप होगा वो शेप डिसाइड होता है सेल मेम्ब्रेन या जिसे अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली से। तो तीन काम हो गए, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका का आकार निर्धारित करना और कोशिकीय परिवहन को नियंत्रित करना, ठीक। तो ये जो कहानी है ये कहानी हो गई सेल मेम्ब्रेन या जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गन की जो है सेल वॉल, या जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति।
सेल वॉल कोशिका भित्ति। सेल वॉल की पहले तो एक बिल्कुल बेसिक बात दिमाग में रख लो कि एनिमल सेल, जंतु कोशिका और प्रोटोजोआ में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती है, नहीं होती। ये बिल्कुल इस बात को दिमाग में बिठा लो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एनिमल सेल मतलब अपनी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका झिल्ली है। और प्रोटोजोआ होते हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, उनके पास भी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अलावा जो भी बचा, प्लांट्स, एल्गी, है ना, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जो है इनके पास क्या होती है, सेल वॉल। वायरस की यहां पर बात नहीं करेंगे, वायरस को सेल नहीं मानते, अपन पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, आप देखना। वायरस क्या होता है, नॉन सेल्यूलर, क्योंकि उसकी की पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। तो वायरस के केस अलग। बाकी जो बचा किसको किसको छोड़कर, एनिमल सेल और प्रोटोजोआ, बाकी जो बचे उन सभी में होती है सेल वॉल। ठीक, फिर एक पॉइंट और याद रखना, सेल वॉल बनी होती है पॉलीसैकेराइड। सेल वॉल कोशिका भित्ति ये हमेशा बनी होती है पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड। पॉली ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है मैनी या बहुत। जैसे आप सुनते होंगे ना पॉलीटेक्निक कॉलेज, है ना, ऐसा कॉलेज जहां बहुत सारी तकनीक सिखाई जाए। तो पॉली का मतलब होता है मैनी या बहुत। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, शर्करा। तो जब बहुत सारी शुगर जुड़ गई तो उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे एक पॉलीसैकेराइड जो आप नाम सुनते हैं वो है स्टार्च, है ना, पर यहाँ वो दूसरे अलग अलग नाम रखेंगे। पर ये पॉइंट याद रखना कि सेल वॉल कोशिका भित्ति हमेशा बनी होती है पॉलीसैकेराइड से। ठीक, फिर यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग जो होते हैं इनकी सेल वॉल अलग अलग पॉलीसैकेराइड से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलीसैकेराइड से बनी है, उसमें अपन पहुंचते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए, सेल वॉल के कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। ठीक, पहला थोड़ा अजीब लगेगा आपको सुन के, लेकिन याद रखो कि सेल वॉल जो है इसे कहते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। सेल वॉल को कहा जाता है कोशिका का अजीवित घटक। ठीक, याद हो आपको तो इसकी प्रीवियस वीडियो में अपन प्रोटोप्लाज्म पढ़े थे। प्रोटोप्लाज्म को जूलियस नामक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था कि ये क्या होता है, फिजिकल बेस होता है, भौतिक आधार। इसीलिए उस समय अपन क्या कहते थे कि यहां पर जो है वो क्या कहलाता है, लिविंग पार्ट, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन सेल वॉल जो है ये क्या होता है, सेल का नॉन लिविंग पार्ट। अब इसको घबराना नहीं कि सेल लिविंग है फिर वहां नॉन लिविंग है, कैसा क्या है, तो इसको घबराना नहीं। जैसे अपना शरीर तो पूरा लिविंग है, लेकिन अपने पास बाल हैं, नाखून हैं, ये तो डेड सेल से बने हैं, तो ये क्या हो गए, नॉन लिविंग। वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं उनका नॉन लिविंग पार्ट जो है ये होता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आया जाए, कोई भी पदार्थ जाए, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक, इस प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है ये है सेल वॉल। ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये क्या हो जाएगी, सेल वॉल कोशिका भित्ति। अब ये फ्रीली है, ये तो कोई भी सब्सटेंस को आने जाने देगी तो सेल को तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सेल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन।
और अपन ने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये सिर्फ काम का पदार्थ जाने देगी। लेकिन यदि सेल वॉल का नेचर पूछ लिया जाए तो सेल वॉल क्या होती है, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक पॉइंट याद रखना, दुनिया में कोई भी कोशिका है उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी हमेशा, भले सेल वॉल ना हो, जैसे एनिमल सेल में नहीं, प्रोटोप्लाज्म में नहीं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दुनिया की हर एक सेल में होगी। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल है ये होती है रिजिड, रिजिड जिसे अपन हिंदी में कहते हैं दृढ़ या कह सकते हैं सुदृढ़, मतलब बहुत मजबूत होती है क्योंकि पॉलीसैकेराइड की बनी, पॉली मतलब बहुत, तो एक बहुत बड़ा शुगर का जो उसमें क्या है एक एन नंबर, एन नंबर मतलब बहुत लंबी चेन है, वो बहुत रिजिड है, उसने सेल को क्या करके रखा है, प्रोटेक्ट। मान लो तेज हवा चल रही है, तापमान बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश का पानी आ गया है, बहुत ज्यादा कंडीशन बिगड़ गई है, तो पेड़ पौधों में ऑस्मोसिस होकर वो पानी अंदर ना चला जाए और सेल जो है वो बस्ट ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, या सेल के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो उसका पानी इवेपोरेट हो गया, वाष्पित होकर उड़ गया, उन सभी से बचाने के लिए एक रिजिड पॉलीसैकेराइड होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक, अब सेल वॉल के अपन कहा ना अलग अलग में अलग अलग होती है, तो उसको अपन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं अपन। सेल वॉल किन में होती है, देखो एनिमल में और प्रोटोजोआ में तो है नहीं, मतलब अब क्या क्या बचे, प्लांट्स पेड़ पौधे, फिर क्या बचे फंगस, कवक, या घर की भाषा में जैसे अपन फफूंद कहते हैं, फफूंद, ठीक, बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, और एक आपने सुना होगा एल्गी, या जिसे हम कहते हैं शैवाल। ठीक, इन सब के पास क्या होती है, सेल वॉल, या जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। प्लांट की यदि हम बात करते हैं, पेड़ पौधों की, पादप की, तो इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। ये टर्म आप लोगों के लिए शायद नया नहीं होगा, सेल वॉल जो है प्लांट्स की ये किससे बनी होती है, सेलुलोज। फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, ये सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, चाइटिन नहीं पढ़ लेना इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है काइटिन। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये थोड़ा अलग हो सकता है, भारी शब्द है, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की स्ट्रक्चर जो है, संरचना थोड़ी अलग है, तो जब अपन बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब ये मान के चलो पॉलीसैकेराइड है, और एल्गी जो है ये तो एक टाइप का प्लांट है, तो इसकी सेल वॉल भी किससे बनी होगी, सेलुलोज से। तो यदि हम बात करें अलग अलग ऑर्गन्स की, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति अलग अलग होती है ना। अब आप क्वेश्चन समझो, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, सिर्फ इतना लिखा है, सेल वॉल कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, और तो आपको वहां पर टिक करना है पॉलीसैकेराइड, क्योंकि आपको पता नहीं ना किसकी सेल वॉल कह रहा है, कैसे आप सेलुलोज काइटिन टिक कर दोगे, तो आपको वहां पर टिक करना है पॉलीसैकेराइड। पर यदि नाम दे के ही पूछ ले प्लांट सेल किससे बनी है, तो भले आपके ऑप्शन में पॉलीसैकेराइड हो, अब आपको टिक करना होगा सेलुलोज। फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, आपको टिक करना होगा काइटिन। बैक्टीरिया की किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और एल्गी या शैवाल की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। वायरस को सेल मानते नहीं है, एनिमल सेल और प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक, तो सेल वॉल का अपन ने काम देख लिया, टेम्परेचर, विंड, पानी से, ऑस्मोसिस से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इन सब को बचाने का काम किसका होता है, सेल वॉल का। सेल वॉल का एक पॉइंट याद रखना, एक साइंटिस्ट है थे, मतलब जिनका नाम है स्वान, थोड़ा दिमाग पे जोर दो तो पहचान जाओगे। सेल के इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था
1838 1839 सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, दो साइंटिस्ट ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान। तो उन्हीं में से ये स्वान जो साइंटिस्ट है, हालांकि ये है जूलॉजी वाले, जंतु की खोज करते थे, है ना, प्लांट से ज्यादा संबंध नहीं था, लेकिन स्वान ने कहा था सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। स्टेटमेंट याद रखना आपको ये पूरा। स्वान ने क्या कहा था, कोशिका भित्ति, सेल वॉल या कोशिका भित्ति पादप कोशिका का, प्लांट सेल पादप कोशिका का अद्वितीय लक्षण है, यूनिक कैरेक्टर है या अद्वितीय क्या है, लक्षण। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। इसको किसने दिया था, स्वान। याद क्यों करना है, क्योंकि स्वान वही साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि जितने भी एनिमल हैं वो सेल से बने, मतलब उसका पूरा जो काम करने का क्षेत्र था वो जूलॉजी था, जंतु विज्ञान, लेकिन फिर भी उन्होंने किसके बारे में बताया, सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगस, इनमें। तो स्वान ने कहा था कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। ठीक, यहां पर अपन ने दो चीजें पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। इनको अपन साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे कल की वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल और प्लास्टिड। तो जो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं उनको अपन एक साथ पढ़ रहे हैं ताकि आप पैरेलल दोनों के नोट्स बना सकें, तो आपको ज्यादा दिक्कत ना जाए। तो आज अपन ने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। धीरे धीरे आगे हम और ज्यादा जितने भी सेल ऑर्गन्स बचे हैं कवर करते जाएंगे, रोज पढ़ते जाएंगे। आपको अभी तक की वीडियो में या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको चीज जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे चैनल से जुड़ी हुई जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।